नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 11th की हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इस चैप्टर में हम स्पेशली अध्ययन करेंगे उस पुनर्जागरण टाइम पीरियड का, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक परिवर्तन हुए, धार्मिक परिवर्तन हुए, लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हुआ, वास्तुकला, मूर्तिकला, लेखन कला, हर चीज में परिवर्तन देखने को मिलता है और कई सारी किताबें हमको उस जमाने की मिल जाती हैं। खगोल विद्या में जिसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है गैलीलियो का, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है हमारे चैप्टर नंबर 7 में। इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास उसका बेस तैयार होना चाहिए, मतलब उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमें अच्छा और सही ज्ञान होना चाहिए। तो जब हम बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं को पढ़ रहे हैं तो इसमें स्पेशली यूरोप के बारे में बात की जाएगी और अरब का जो यूनान, यूरोप और साथ में ही जो अरबी कल्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। रोमन साम्राज्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रोमन साम्राज्य से जुड़ी हुई कई सारी बातें हम यहाँ पर दोबारा से पढ़ेंगे। जैसा कि देखो, जब रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है तो हम देखते हैं कि पश्चिमी जो रोम वाला जो एरिया है, पश्चिमी यूरोप वाला जो एरिया है, धीरे धीरे उसका पतन हो जाने के बाद में काफी टाइम पीरियड के बाद में एक अलग सा साम्राज्य उभर कर आता है वहां पर। और साथ में ही लोगों की जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में लोगों का व्यापार बढ़ता है, कामों का बंटवारा होता है, इसलिए नए नए पेशे बनते हैं और उन व्यवसायों के उत्पन्न होने से विभिन्न प्रकार के वकीलों का, नोटरी का, व्यापार की वजह से जन्म होता है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक अलग तरीके की व्यवस्था हमें यहाँ पर पुनर्जागरण के रूप में देखने को मिलती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी कब? 14th और से लेकर 17th सेंचुरी के बीच में यूरोप के अनेक देशों में। और इसकी जानकारी कहाँ से, यानी वो कौन से सोर्सेज हैं जिसके माध्यम से हमें ये सारी बातें पता चलती हैं? तो ये सारी बातें हमें पता चलती हैं जो उस टाइम के दस्तावेज थे, जो मुद्रित पुस्तकें थी, चित्रों, मूर्तियों, भवनों, वस्त्रों से प्राप्त जानकारी हमें मिलती है। साथ में ही वहां के संग्रहालयों में ये सारी चीजें सुरक्षित मिली हैं, यानी जो हमें बहुत बड़े पैमाने पर उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे कि इटली के कुछ प्रसिद्ध नगर कौन कौन से? फ्लोरेंस, वेनिस और रोम। ये ऐसे नगर हुए जो कला और विद्या के क्षेत्र में एक सेंटर बनकर उभर कर आए पूरे यूरोप में, है ना? और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि राजाओं एवं चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिलने लगी थी, किसको? नगरों को। साथ में ही देखिए, 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने एक शब्द क्रिएट किया, इस टाइम पीरियड के लिए एक शब्द क्रिएट किया जिसको बोला गया रेनेसा, अर्थात पुनर्जागरण, है ना? और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो कि इस इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट ने किया, जो स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय में विश्व में शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। अब देखो, यहाँ पर रेनेसा को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा, है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म और इसको हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण, शब्द का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले सन 1860 ईस्वी में जैकब बर्कहार्ट ने अपनी पुस्तक, यानी जैकब बर्कहार्ट की एक बुक थी जिसका नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली, है ना, उसमें लिखा है कि मानवतावादी संस्कृति इस धारणा पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में स्वयं निर्णय ले सकता है और उसके अंदर जो भी स्किल्स हैं उसका वो डेवलपमेंट कर सकता है ना? यानी अपने बारे में सोचना और अपने अंदर जो भी स्किल्स है उसका डेवलपमेंट करना, उसको बढ़ाने में वो खुद उसके अंदर एबिलिटी है। इस बात को ही रेनेसा कहा गया। अब देखो, रेनेसा या पुनर्जागरण के अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आया कि 14th और 16th सेंचुरी में
जो नगरीय संस्कृतियों का विकास होता है और बड़ी संख्या में पुस्तकों की उपलब्धता होती है। नगरीय संस्कृतियों का विकास का मतलब है कि जो नगरों की एक संस्कृति होती है, यानी नगर की जो विशेषता होती है, सड़कें, विद्यालय, विश्वविद्यालय, व्यापार, कामों का बंटवारा, ठीक है, कला, वास्तुकला, ये सारी चीजें, और साथ में ही बहुत बड़ी मात्रा में पुस्तकें लिखी गई हैं इस टाइम पीरियड में। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप देखते रहेंगे कि किस तरीके से बड़ी मात्रा में पुस्तकों की उपलब्धता इस टाइम पीरियड में हो गई थी। साथ में ही इटली में सर्वप्रथम मानवतावादी विषयों जैसे कि इतिहास, दर्शन, नीतिशास्त्र, कविता, व्याकरण आदि का आरंभ हो गया था, है ना। इसके अलावा विनम्रता से बोलने और एक पहनावा, जो अपना पहनावे का जो एक तरीका होता है, और जो मानसिक दक्षता है, यानी जो मानसिक की सोचने समझने की पावर है, उसको बढ़ाने पर बल दिया गया। वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार किए गए इस टाइम पीरियड में, कलाकारों द्वारा प्रसिद्ध कलाकृतियों की रचना की गई, और जो चर्च के विषय में जो मध्ययुगीन सोच थी उसमें बदलाव आया। मतलब मध्ययुगीन टाइम पीरियड में हमने देखा था कि चर्च बिल्कुल हावी था लोगों की सोच के ऊपर, है ना, यानी धर्म के नाम पर लोगों के अंदर एक अंधभक्ति थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि धर्म की जो फाउंडेशन है, एक उससे लोगों की सोच में बदलाव आता है, उस फाउंडेशन से लोग बाहर निकलते हैं और इनकी सोच में, लोगों की सोच में परिवर्तन आता है। साथ में ही जो स्त्रियां थी उनकी शिक्षा का, उनकी उनकी स्वायत्तता का, और उनकी संपत्ति के अधिकारों पर भी चर्चा की गई है इस टाइम पीरियड में। तो आइए अब हम सबसे पहले इटली नगर के पुनरुत्थान की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के कारण इटली के जो प्रमुख क्षेत्र थे पॉलिटिकली और कल्चरली, जो उसका सेंटर था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, यानी वो खत्म हो गए। किस वजह से? जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था उसके बाद में। साथ में ही उन जो जब पतन हो गया तो जो छोटे छोटे इटली जो है छोटे छोटे प्रांतों में बट गया, यानी इटली के टुकड़े हो गए। और इसके साथ साथ जो सामंत जहां पर स्ट्रांग हुए, चर्च के साथ अपने संबंधों को बनाकर वो धीरे धीरे क्या होने लगे, उभरने लगे, है ना। तो एक देश के रूप में जो इटली कमजोर हो गया और साथ में ही अनेक टुकड़ों में बट गया। ऐसे ही टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि पूर्वी यूरोप में बाइजेंटाइन साम्राज्य शासन उभर कर आता है। कहां पर? पूर्वी यूरोप में। हम बात कर रहे थे ऊपर की लाइन में, हमने बात करा पश्चिमी रोमन साम्राज्य के बारे में। यहाँ पर जो साम्राज्य उभर कर आता है, जिसको बोला गया बाइजेंटाइन साम्राज्य, है ना। तो अब क्या होता है कि बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार बढ़ने से इटली का जो तटवर्ती बंदरगाह वाला एरिया है वो फिर से उभर कर, यानी पहले बिल्कुल जब रोमन साम्राज्य था तो उस टाइम पीरियड में इस वाले क्षेत्र से बहुत ज्यादा व्यापार होता था। लेकिन अब कैसे कैसे ये पुनर्जीवित हो गया? जब बाइजेंटाइन साम्राज्य और साथ में जो इस्लामी देश है उसके बीच बीच में जब व्यापार बढ़ने लगा, तो ये वाला क्षेत्र इटली का जो तटवर्ती एरिया बंदरगाह वाला क्षेत्र है वो दोबारा से पुनर्जीवित हो गया, है ना। यानी पुनर्जीवित होने का मतलब है कि वहां से फिर से व्यापार की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि 12वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था उसमें मंगोल चीन के साथ रेशम मार्ग के माध्यम से व्यापार करते थे, तो उसके बीच में पश्चिमी यूरोप वाला एरिया पड़ता था। तो पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को भी इस वजह से बढ़ावा मिलने लगा, तो इससे इटली के नगरों का विकास धीरे धीरे होने लगा था। अब देखो, रेशम मार्ग की खोज से अब इटली के नगर अपने को एक शक्तिशाली राज्य के अंग के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों के समूह के रूप में देखने लगे थे। इटली के सर्वाधिक जो प्रसिद्ध नगर थे वो कौन थे? वेनिस था और जिनेवा था, प्रसिद्ध नगर थे उस टाइम पीरियड के। यहाँ के जो धनी व्यापारी अभिजात वर्ग के लोग शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो धनी था, ताकतवर था, उसका उसका जो है शासन की क्रिया में अपने आप एक रोल बन चुका था उस टाइम पर पीरियड में। अब ये मैप को आप बहुत ध्यान से देखिए, ये है इटली और रोम, यूरोप का वो केंद्र जहां पर व्यापारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये सारे का केंद्र कौन रहा है? रोम रहा है,
ठीक है ना। और इसी के साथ साथ में इटली के जो स्पेशली जो इस इटली के जो शहर थे, जैसे फ्लोरेंस था, पादुआ है, वेनिस है, ये जिनेवा है, ये सारे वो शहर रहे हैं जो बहुत ज्यादा विकसित हो गए थे कला के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, कला के भी, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, इन सभी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये विकसित हो चुके थे। और आप ये वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया जो तटवर्ती एरिया है रोम का, यहाँ पर फिर से विकास हुआ था। किस चीज के लिए? व्यापार के लिए। अब हम विश्वविद्यालय और मानवतावाद के बारे में बात करेंगे। देखो, यूरोप में सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी बनी थी वो इटली के शहरों में ही बनी थी, और उसमें भी 11वीं शताब्दी में, यानी 11th जो सेंचुरी थी, उसमें पादुआ और बोलेविया विश्वविद्यालय बन चुके थे, और उसमें स्पेशली लॉ की पढ़ाई की जाती थी, जिसको विधि शास्त्र कहा जाता है ना। उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन ये था कि व्यापार की प्रक्रिया बढ़ने से नियम कानून बनने लगे, और उन नियमों कानूनों की व्याख्या करने के लिए वकीलों की जरूरत पड़ने लगी और नोटरी की जरूरत पड़ने लगी, है ना। तो इससे एक नया व्यवसाय उभर कर आता है, वकीलों का व्यवसाय। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जब कानून के अध्ययन में बदलाव आया और रोमन संस्कृति के संदर्भ में अब कानून को पढ़ा जाने लगा। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन था कि प्राचीन यूनानी और रोमन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किए जाने लगा था। हाँ, इस वजह से एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है कानून की तरफ आकर्षित हुए, रोमन संस्कृति की तरफ आकर्षित हुए, और फिर से उनको दोबारा से उन्हें पढ़ा जाने लगा था, प्राचीन यूनानी और रोमन लेखकों की रचनाओं को। विश्वविद्यालय और मानवतावाद में देखिए फिर से क्या हो रहा है। कहा जाता है कि जो 14th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है वो अंधकार युग था, और 15th सेंचुरी से, यानी 15वीं शताब्दी से पुनर्जागरण का काल स्टार्ट हो जाता है ना। और जब ये काल स्टार्ट होता है तो इसमें मानवतावादी एक मानवतावाद के बारे में बात किया गया है कि मानवतावादी शब्द उन शिक्षकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उन टीचर्स के लिए प्रयोग किया जाता है जो क्या करते थे, जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति शास्त्र विषय को पढ़ाते थे। साथ अब देखो, और उनका ये भी मानना था उस टाइम पीरियड में कि ये जो सब्जेक्ट थे वो धार्मिक नहीं होते थे, यानी इनका रिलीजन से संबंध नहीं था, बल्कि इनका संबंध उनकी स्किल्स से था, उनके कौशल से था, है ना। और इस टाइम पीरियड में धर्म को महत्व न देकर व्यक्ति के जो कौशल थे, उसकी जो स्किल्स थी, उस पर महत्व दिया जाने लगा था। जो व्यक्ति अपने बुद्धि से, डिस्कशन के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से विकसित करता है ना। और इन क्रांतिकारी विचारों ने ही अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारे विषय पढ़े जाने लगे थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो मानवतावादी शब्द है, देखिए जो मानवतावादी शब्द है वो ह्यूमैनिटीज शब्द से बना है। किससे बना है? ह्यूमैनिटीज शब्द से बना है। जी हाँ, ह्यूमैनिटीज शब्द से बना है जो अंग्रेजी का है, और ये लातिनी भाषा के शब्द ह्यूमैनिटास से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है संस्कृति। जिसका क्या अर्थ होता है? संस्कृति। और इसको किसने बताया? तो इसको बताया है सिसरो ने। सिसरो कौन था? सिसरो रोम का वकील था और निबंधकार था, जिसने ह्यूमैनिटीज शब्द को कहा कि वो लातिनी भाषा के शब्द ह्यूमैनिटास से निकला है, जिसका अर्थ होता है संस्कृति, है ना। अब हम आगे देखेंगे कि विश्वविद्यालय और मानवतावाद क्रमशः, यानी किस तरीके से विश्वविद्यालय के साथ साथ मानवतावाद भी बढ़ती गई है। तो देखो, फ्लोरेंस के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था कि जो इटली का बहुत ही विकसित नगर था फ्लोरेंस, वहां पर हमने देखा कि धीरे धीरे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। फ्लोरेंस का जो विश्वविद्यालय था वो बिल्कुल प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन चुका था। एक और इसी वजह से उसको कहा जाता है कि फ्लोरेंस को कहा जाता है कि वो बौद्धिक नगर था इटली का। क्या कहा जाता था? एक जीवंत बौद्धिक नगर था इटली का, विश्वविद्यालय की वजह से। और उसके पीछे का रीजन था वहां की जो विद्या थी, और साथ में ही कलात्मक कृतियां और सृजन का केंद्र बन गया था। यानी जो स्थापत्य कला थी, मूर्ति कला थी, ये इन सबों का केंद्र भी फ्लोरेंस बन चुका था, इसीलिए उसको जीवंत बौद्धिक नगर बोला गया है।
फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है। मतलब कोई भी जगह अगर प्रसिद्ध होती है तो वहां के लोगों की वजह से होती है, और वहां पर स्पेशली कुछ ऐसे विद्वान थे जिनकी वजह से वो नगर फेमस हुआ, जिसके नाम याद रख लीजिएगा। लेखक थे एक, जिनका नाम था दांते अलिघिएरी। ठीक है, एक लेखक थे, साथ में ही कलाकार थे। कौन? जोटो। कौन थे? जोटो, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र या पोर्ट्रेट बनाए। अब जीते जागते रूप चित्र, रूप चित्र का मतलब होता है जैसा देखा वैसा बना लिया, है ना। जैसा जैसा देखा वैसा ही बना लेना, उसको पोर्ट्रेट या रूप चित्र कहते हैं। तो जोटो वो कलाकार थे, और यहाँ पर देखिए उनके द्वारा निर्मित ये जो नगर का चित्र है वो दिखाया गया है, मतलब हूबहू वैसा ही उतार दिया है। यहाँ पर रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग मनुष्य की उस क्रिया से किया जाता है जिसमें उसके अंदर अनेक कलाएं होती हैं, अनेक रुचियां होती हैं, और बहुत सारे एक्टिविटीज में वो निपुण होता है। रेनेसा उस व्यक्ति को कहा जाता है। अगर हम कहें कि रेनेसा व्यक्ति कौन है, तो रेनेसा व्यक्ति वो है जिसके अंदर बहुत सारी रुचियां हैं, मतलब उसके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है अलग अलग फील्ड में। वो अलग अलग आर्ट में भी है, विज्ञान में भी है, डांस भी कर रहा है ना। तो इस तरीके से कहेंगे कि वो रेनेसा व्यक्ति है। अब इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? देखो, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मानवतावाद मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य का जब पतन हो जाता है तो उसके बाद अंधकार युग प्रारंभ हो जाता है ना। मानवतावादी ये मानते हैं कि जब रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है तो एक अंधकार युग आ जाता है। अंधकार युग का मतलब वहां पर ये कहा गया है कि मनुष्य अपने आप से, अपनी बुद्धि से सोच समझकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा होता है, और उसकी बुद्धि पर चर्च का जो है प्रभुत्व तो बहुत ज्यादा होता है। और आप देखेंगे कि इसी तरीके से मानवतावादियों ने तर्क दिया है कि मध्य युग में चर्च ने उन लोगों की सोच को इस तरह से जकड़ रखा था कि यूनान और रोमवासी का समस्त ज्ञान उनके मन मस्तिष्क से निकल चुका था। यानी चर्च का इतना ज्यादा प्रभुत्व था कि लोग सोच समझ नहीं पाते थे। जो चर्च कह रहा था उसे ही यूनान और रोमवासी कर रहे थे। ये तर्क किसके द्वारा दिया गया है? तो ये मानवतावादियों के द्वारा तर्क दिया गया है। इसीलिए वो कहते हैं कि 14वीं शताब्दी के बाद ही, 14th सेंचुरी के बाद ही नए युग का आरंभ होता है, जिसे उन्होंने आधुनिक युग का नाम दिया है। यानी हम कहें कि पुनर्जागरण का जो टाइम पीरियड है वो 14th सेंचुरी के बाद और 15th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। इसे ही देखो आधुनिक शब्द का नाम दिया है 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होने वाले काल को, है ना। बहुत सारे इतिहासकार ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने इस विभाजन पर सवाल उठाया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूरे 1000 साल के टाइम पीरियड को एक अंधकार युग कहा जा सकता है। ये कैसे मुमकिन है कि उस टाइम पीरियड में कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो इस पे सवाल भी उठाए गए हैं। अब विज्ञान और दर्शन के बारे में बात करेंगे, और साथ में ही जो अरबियों का योगदान है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मध्यकाल में ईसाई चर्चों, मठों के विद्वान यूनानी और रोम विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, परंतु इन्होंने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया था। देखो, हम जब रोमन साम्राज्य पढ़ रहे थे, या हम 3 वर्ग वाला जो टाइम पीरियड पढ़ रहे थे, तो हमने यही पढ़ा था कि चर्च की जो भूमिका थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जितने भी अभिलेख थे, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र, विवाह के, और व्यापारी सामंत, इन सब का लेखा जोखा, जो कुछ भी नगर में होता था वो सब कुछ का लेखा जोखा चर्च के पास होता था, है ना। तो इन्हें ज्ञान था, इन्हें मतलब चर्च को, ईसाई चर्च और मठों को ज्ञान था किसका? यूनानी रोमन विद्वानों की कृतियों का ज्ञान था, लेकिन इन्होंने उन रचनाओं को प्रचार प्रसार नहीं किया, मतलब लोगों के बीच में उसको साझा नहीं किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब 14th सेंचुरी स्टार्ट होती है तो उस टाइम पीरियड में जो अनेक विद्वान हुए थे यूनान में, जो प्रसिद्ध विद्वान है यूनान के, प्लेटो और अरस्तु, इनके ग्रंथों का अनुवाद करके इनको पढ़ा जाने लगा। और इनके ग्रंथों का अनुवाद किसने किया? यूरोपीय विद्वानों ने नहीं, बल्कि किसने किया है? अरबी अनुवादकों ने किया। यानी वो ट्रांसलेटर थे जो अरबी थे, उन्होंने इनके इनके किनके यूनानी विद्वान प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों का अनुवाद करा था। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्यों, अच्छा इनके पास ये कहाँ से आई, मतलब अरब वासियों के पास प्लेटो और अरस्तु की कृतियां कहाँ से आई? क्योंकि इन्होंने इनकी पांडुलिपियों का संरक्षण करा था, और उसका मतलब पहले ही अनुवाद करके उसको एक पांडुलिपि के रूप में संरक्षित कर लिया था। तो जब रोम वासियों को पढ़ना था तो दोबारा रोम वासियों ने उनको क्या किया? ट्रांसलेट कराया।
है ना, अरबियों के माध्यम से। अरबी भाषा में प्लेटो को कहा जाता था अफलातून, और अरस्तु को क्या कहा जाता था, एरिस्टोटिल। क्या कहा जाता था, एरिस्टोटिल। देखो अरब और यूनान के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, लैंग्वेज को लेकर भी, और ट्रांसलेशन भी काफी हुए हैं पुस्तकों के। और इसके बारे में हम इस उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं। टॉलेमी ने एक बुक लिखी खगोल शास्त्र के ऊपर जो थी, खगोल शास्त्र इस बुक का नाम है, और इस बुक को लिखा जिसका नाम था अलम जेस्ट। क्या है, अलम जेस्ट। और इसको हम कह सकते हैं हिंदी में खगोल शास्त्र, है ना। तो इसका अरबी में भी अनुवाद किया गया है। विज्ञान और दर्शन के बारे में बात करेंगे और अरबियों का योगदान। देखो अब इसमें क्या है, जो मुसलमान लेखक थे, जैसे कि जो अरब के हकीम थे, है ना, मध्य एशिया के दार्शनिक, जिसमें मुख्य रूप से किनको जाना जाता है, इब्न सीना को जाना जाता है। ये मध्य एशिया के दार्शनिक थे। तथा आयुर्विज्ञान विश्व के कोश के लेखक थे अल राजी। कौन थे, अल राजी। और इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था आयुर्विज्ञान विश्वकोश, है ना, वो इसके क्या थे, राइटर थे। तो इटली में इन ज्ञानी लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत थी, लोग इनको बहुत मानते थे, मतलब इनको एक अलग नजर से देखते थे। और साथ में ही स्पेन के अरबी दार्शनिक कौन थे, इब्न रुशद ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के मध्य जो भी टकराव था उसको दूर करने की बहुत कोशिश की थी। यानी दर्शन को धर्म के साथ में, धार्मिक विश्वासों के साथ में जोड़ने का बहुत ज्यादा प्रयास किसके द्वारा किया गया, स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द के द्वारा किया गया। मानवतावादी अपनी बातों को, इस टाइम पीरियड में मानवतावादी अपनी बातों को अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचाने लगे थे, है ना। और साथ साथ कानून का हम देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में कानून की पढ़ाई, आयुर्विज्ञान, धर्मशास्त्र, इन सब की पढ़ाई हो रही थी, है ना। कलाकार और यथार्थवाद के बारे में बात करेंगे। देखो मानवतावादी विचारों को फैलाने में औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने भी सहयोग प्रदान किया है मानवतावादी विचारों को फैलाने में। हाँ, कैसे कैसे किया है, देखो मानवतावादी जो भी विचार रहे हैं उसको क्या, मानवतावादी विचार का मतलब क्या कहा गया था, कि मनुष्य अपने आप को पहचाने, अपने विकास के लिए काम करे, और जो उसकी स्किल्स है, उसके अंदर जो कौशल है उसको विकसित करने का प्रयास करे। तो अगर कोई मूर्तिकला बनाएगा, कोई वास्तुकला बनाएगा, है ना, कोई पोर्ट्रेट बनाएगा, कोई राइटिंग अच्छा करेगा, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मानवतावादी विचारों को फैलाया जा रहा है। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य के, और हम देखेंगे कि रोमन साम्राज्य के पतन के हजारों वर्ष बाद भी वहां के उजड़े नगर के खंडहरों से कलात्मक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनका अध्ययन किया गया है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम सजीव मूर्तियां बनाने वाले एक कलाकार थे जिनका नाम था दोनातल्लो। क्या था, दोनातल्लो। इन्होंने 1416 ईस्वी में दोनातल्लो ने सजीव मूर्ति बनाकर एक नई परंपरा स्थापित की। मतलब किसी को देख लेना और हूबहू उसके जैसी मूर्ति बना लेना, है ना। तो जो इस तरीके की कला थी उसका विकास किसके माध्यम से होता है, तो 1416 ईस्वी में दोनातल्लो के माध्यम से ऐसा होता है, जो हूबहू किसी व्यक्ति को देखकर वैसी ही मूर्ति बना लेते हैं। अब बेल्जियम मूल के ऑन्ड्रियस वेसेलियस के बारे में बात करते हैं। ये पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। कहाँ पर, पादुआ विश्वविद्यालय में ये आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे जिनका नाम था ऑन्ड्रियस वेसेलियस। बेल्जियम मूल के थे। देखो ये पहले व्यक्ति बने जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की तथा शरीर क्रिया विज्ञान की शुरुआत की। इसका मतलब है कि मनुष्य के शरीर में क्या है इसको जानने के लिए, हूबहू उस चीज को जानने के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की, और यहीं से शरीर क्रिया विज्ञान की शुरुआत हो जाती है। कलाकार और यथार्थवाद के बारे में देखो, फिर से कुछ ऐसी रचनाओं के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी मूर्तियां, पोर्ट्रेट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट नाम आता है लियोनार्डो दा विंची का। एक चर्चित कलाकार थे, इराकी। देखो इनकी जो रुचि थी वो सिर्फ पोर्ट्रेट बनाने में ही नहीं थी,
सिर्फ इनकी रुचि वनस्पति विज्ञान में भी थी, शरीर रचना विज्ञान में भी थी, गणित शास्त्र में भी थी, और मतलब इनकी जो रुचि थी वो अनेक क्षेत्रों में थी, है ना। इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी मोनालिसा की, और जिसका नाम था द लॉस्ट सपर, द लास्ट सपर नाम था, और ये विश्व प्रसिद्ध चित्र है, विश्व प्रसिद्ध चित्र है। मतलब लियोनार्डो दा विंची द्वारा किसकी चित्र बनाया गया था? मोनालिसा का चित्र बनाया गया था, जिसको एक नाम दिया गया है द लास्ट सपर। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जब इटली में चित्रकार पोर्ट्रेट बनाते थे, चित्र बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे, तो उसको यथार्थ रूप देने के लिए, उसको एज इट इज जैसा है वो वैसा ही रूप देने के लिए उसमें चटक और अधिक चमकीले रंगों का प्रयोग करने लगे। किसका प्रयोग करने लगे? चटक, चटकीले और अधिक चमकीले रंगों का प्रयोग वो करने लगे थे। अब हम देखते हैं कि शरीर रचना विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इटली की कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। देखो, जब हम अगर कोई आर्ट बनाना है, कोई ड्राइंग बनाना है, उसके लिए हमको पता है कि अगर हमें ये जो रेखा गणित की नॉलेज है वो अच्छे से है ना, यानी एक तरीके से ज्योमेट्रिकल पैटर्न के बारे में हमें हमें उस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो हम बिल्कुल हूबहू वैसा डायग्राम बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यथार्थ, इस तरीके से एक यथार्थवादी एक परंपरा स्टार्ट होती है कला के माध्यम से। तो यथार्थवाद की ये जो परंपरा है वो ये कब तक चली? 19वीं शताब्दी तक चलती है, यानी हूबहू जैसा है वैसा ही चित्र बनाना, पोर्ट्रेट बना लेना, रूप चित्र जिसको कहा गया, मूर्ति वैसी ही बना लेना, है ना। इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। यहाँ पर वास्तुकला के बारे में बात की गई है। देखिए, पुरातत्वविदों द्वारा रोम नगर के अवशेषों का उत्खनन जब किया गया था, तो उत्खनन के बाद वहां से एक वास्तुकला की एक नई शैली प्राप्त हुई थी। ठीक है, जिसको क्या कहा गया? जिसको कहा गया शास्त्रीय शैली। क्या कहा गया? शास्त्रीय शैली कहा गया। अब इस जमाने में क्या होने लगा था? इस जमाने में जो चित्रकार थे, शिल्पकार थे, जब वो भवनों का निर्माण करते थे, तो वो लेप चित्रों का, साथ में मूर्तियों का और उभरे हुए चित्रों का प्रयोग करते थे, है ना। लेप चित्रों का प्रयोग करना, मूर्तियां बनाकर भवनों को बनाना, और भवनों में उभरे हुए चित्र को बनाकर बनाते थे वो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये दी पाइटा है। अब इस दी पाइटा की रचना किसने करी थी? तो माइकल एंजेलो बुआनारोत्ती ने करी थी। ये एक कौन थे? ये एक कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल भीतरी छत में, पोप के सिस्टीन चैपल भीतरी छत में लेप चित्र, दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन बनाया है। सेंट पीटर गिरजा है जिसके गुंबद की डिजाइन किसने बनाई है? यानी उस भवन के भीतर जो छत है ना, उस छत की जो डिजाइन है, जो भीतरी छत है उसकी जो डिजाइन है, उसको किसने तैयार किया है? तो वो माइकल एंजेलो बुआनारोत्ती ने तैयार किया है। इस मूर्ति को देखिए कितनी जीवंत लग रही है। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे ये बिल्कुल रियल। क्या नाम है इसका? दी पाइटा। और कौन थे ये? चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार थे। इसके बाद हम वास्तुकला के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे वास्तुकार पिफलिप्पो ब्रूनलेसी, इनके बारे में बात करेंगे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का प्रारूप तैयार किया था। इसको ड्यूमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूमो। तो इस और गुंबद भी बोलते हैं हिंदी में, या ड्यूमा बोलते हैं इसको। तो इसका जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? तो पिफलिप्पो ब्रूनलेसी ने इसका प्रारूप तैयार किया था। और ये पेशे से क्या थे? पेशे से एक मूर्तिकार थे, है ना। अब देखो, इस टाइम पीरियड में एक अनोखा बदलाव हमें देखने को आता है कि अब जो कलाकार की पहचान है उसके नाम से होने लगी। कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी थी, न कि पहले की तरह वो किस श्रेणी का है, किस समुदाय से बिलोंग करता है, सामंत है, किसान है, क्या है। अब इस चीज से इसकी पहचान नहीं हो गई। अब इसके जो काम है और इसका जो नाम है उससे अब इसकी पहचान होने लगी थी।
इस टाइम पीरियड में। तो ये एक बदलाव हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको लेकर मिलेंगे। यहाँ पर आप इन सोशल मीडिया के साइट्स के माध्यम से मेरे से मिल सकते हैं, मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल है वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। अगर आपको कोई मटेरियल पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं, तो यहाँ पर जाकर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स के लिए। साथ में ही इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों को इस तरीके की कंटेंट की जरूरत है उन लोगों तक, ताकि ये कंटेंट पहुंच जाए। आपने बहुत सारा साथ दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।